पिछले 20 वर्षों में तुर्की ने रक्षा क्षेत्र में काफी प्रगति की है, लेकिन मुख्य युद्धक टैंक के स्वदेशी निर्माण में अब भी पिछड़ रहा है, क्योंकि तुर्की ने कभी स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक नहीं बनाया था। हालांकि ये हमारे सामने बदल रहा है, क्योंकि अल्ते मुख्य युद्धक टैंक आखिरकार तुर्की थल सेना में सेवा में शामिल हो रहा है। करीब 2 दशक के विकास के बाद, जब दुनिया को लगा था कि तुर्की असफल होगा और परियोजना छोड़ देगा, अल्ते आखिरकार आ गया है और इसमें अपनी पीढ़ी के टैंकों जैसे एमएक एब्राम्स की सभी सुविधाएं हैं। सफलता के बावजूद माहौल में संदेह है, क्योंकि इसे बनने में समय लगा और यह तुर्की का पहला मुख्य युद्धक टैंक एमबीटी है, जो कि चमकदार कवच के बावजूद देश की टैंक निर्माण विशेषज्ञता की कमी के कारण एक बड़ी विफलता साबित हो सकता है। यही सोच हमें दूसरों के साथ ये सवाल उठाने पर मजबूर करती है कि इसमें इतना समय क्यों लगा और क्या अल्टे सच में अच्छा है। तुर्की को नए टैंक क्यों चाहिए? अल्टे का आना तुर्की के सैन्य इतिहास की सबसे बहुप्रतीक्षित घटनाओं में से एक है। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहली बात, अल्टे से पहले तुर्की के पास किसी भी तरह का घरेलू मुख्य युद्धक टैंक उत्पादन नहीं था और इसी वजह से देश पूरी तरह से आयात पर निर्भर था। यही हमें दूसरे कारण की ओर ले जाता है। वे आयात आमतौर पर मित्र देशों से बची चीजें होती थीं। 1990 के दशक में तुर्की ने राष्ट्रीय टैंक उत्पादन परियोजना शुरू किया, जिसका मकसद तुर्की सशस्त्र बलों के लिए घरेलू मुख्य युद्धक टैंक बनाना था। इससे तुर्की को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि अब वह जर्मनी और अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। साथ ही स्वदेशी टैंक बनाना तुर्की रक्षा कंपनियों के लिए बड़ा प्रोजेक्ट और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। अल्ते मुख्य युद्धक टैंक उसी परियोजना का परिणाम है। तुर्की सेना अभी भी M48, M60, M60T और जर्मन लेपर्ड 1 व 2 टैंकों पर निर्भर है। रिकॉर्डिंग के समय लेपर्ड टैंक तुर्की के सबसे आधुनिक टैंक बल में हैं, क्योंकि अल्ते का उत्पादन नया है और सेवा में 10 से कम है। तुर्की के टैंक बेड़े पर चर्चा से पहले 4 बातें याद रखना जरूरी हैं। पहली बात यह है कि देशों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे हमेशा एक सक्षम सैन्य बल बनाए रखें, चाहे शांति का समय ही क्यों न हो। तुर्की ने हाल के दशकों में विशेषकर सीरिया में कुछ बार लड़ाई में हिस्सा लिया है और पिछले 20 वर्षों में आधुनिक टैंक युद्ध का अच्छा अनुभव हासिल किया है। तीसरी बात, भू राजनीति में माना जाता है कि तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री एर्दोआन देश की सीमाएं बढ़ाने का सपना देखते हैं। अगर आप किसी तुर्की नागरिक से पूछें, तो वे कहेंगे कि राष्ट्रपति को इस पर ध्यान देना चाहिए कि पिछले दशकों में लाखों तुर्की नागरिक बेहतर जीवन के लिए देश छोड़ चुके हैं। राजनेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अक्सर मतदाताओं के जीवन से ज्यादा अहम होती हैं। चौथी बात, तुर्की और ग्रीस में ऐतिहासिक विवाद है। ये बात माननी पड़ेगी कि पिछले कुछ दशकों में ये विवाद काफी हद तक शांत हो गया है और अब दोनों देश नाटो का हिस्सा है। हर साल कम से कम एक बार ऐसा होता है कि एक पक्ष दूसरे की हवाई सीमा का उल्लंघन करता है या कोस्ट गार्ड का जहाज दूसरे पक्ष के जहाज पर गोली चला देता है। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। भू राजनीति स्थिर नहीं रहती और जो देश आज नाम मात्र के सहयोगी हैं, वे भविष्य में खुद को एक दूसरे के विरोध में पा सकते हैं और ये बात तुर्की के नेतृत्व को अच्छी तरह से पता है। तुर्की के सिर्फ यूनान नहीं और देशों से भी लंबित मुद्दे हैं। तुर्की या कहें एर्दोगान इजराइल के मुखर आलोचक हैं। उन्होंने नेतन्याहू समेत इजरायली अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। इसका टैंकों से क्या संबंध है साइबन? आप सोच रहे होंगे, ग्रीक सेना फिलहाल 1344 मुख्य युद्धक टैंक चलाती है और यह अधिकतम संख्या नहीं है। यूरोप की पारंपरिक सशस्त्र बल संधि के तहत 735 मुख्य युद्धक टैंक संचालित करने की अनुमति है। इसका मतलब है कि ग्रीस का मुख्य युद्धक टैंक बेड़ा ब्रिटिश और फ्रेंच सेना के संयुक्त टैंक बेड़े से लगभग 2.5 गुना बड़ा है, जो कुल मिलाकर 531 टैंक हैं और इसमें अभी भी बढ़ने की गुंजाइश है। फ्रांस और पोलैंड को यूरोप की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतें माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और यह भी याद रखते हुए कि हमने उनके साथ 100 बार युद्ध किया है, तो फिर से युद्ध हो सकता है वाली मानसिकता के साथ यह स्पष्ट है कि तुर्की समकक्ष पारंपरिक टैंक युद्ध के लिए तैयार रहना चाहता है। और यह कहना होगा कि तुर्की इस मामले में काफी निष्पक्ष है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि तुर्की के M48 पैटर्न युद्ध में ग्रीस के खिलाफ बेकार हो जाएंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि ग्रीस भी M48 पैटर्न के मुख्य युद्धक टैंक चलाता है। सटीक रूप से कहें तो 390 टैंक। M48 एक
पहली पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है और यह अपने समय का उत्पाद है, क्योंकि यह 1952 से सेवा में है और आज तुर्की वास्तव में इसका मुख्य ऑपरेटर है, जिसके पास 750 टैंक हैं। इन टैंकों का मूल प्लेटफॉर्म जितनी अनुमति देता है, उतना आधुनिकीकरण स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित टॉरेट के साथ किया गया है। M48 को कुर्द तुर्की संघर्ष में तुर्की ने हाल ही में इस्तेमाल किया। इसका डिजाइन M60 पैटर्न में बदला गया और आज भी ग्रीस व तुर्की इसका उपयोग करते हैं। ग्रीस के पास इनमें से लगभग 500 टैंक हैं, जिनमें से 100 सक्रिय सेवा में हैं और बाकी को संग्रहित किया गया है। तुर्की ने 90 के दशक में अमेरिका से 932 M60 टैंक लिए थे, जिनमें से 170 को M60T टैंक में बदला था। ये मूल रूप से M60 टैंक हैं, जिनमें एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली, उन्नत फायर कंट्रोल क्षमताएं हैं और सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को स्वदेशी रूप से बनाए गए सिस्टम से बदल दिया गया है। M48 और M60 दोनों मॉडल तुर्की और ग्रीस में आपात स्थिति में ही इस्तेमाल होने वाले रिजर्व टैंक जैसे हैं। दोनों सेनाएं इन्हें मुख्य रूप से रक्षात्मक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं और आज के समय में ये तभी कार्रवाई में आएंगे जब कोई उन ठिकानों पर हमला करेगा जिन्हें ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोनों देशों ने लेपर्ड टैंक अपनाए हैं। ग्रीस 501 लेपर्ड एक टैंक के विभिन्न वेरिएंट्स जैसे मुख्य युद्धक और माइन साफ करने वाले टैंक संचालित करता है। तुर्की के पास 398 लेपर्ड एक टैंक हैं, जिनमें से 171 को तुर्की में ही विकसित वल्कन सिस्टम से अपग्रेड किया गया है। ये ऑल वेदर टारगेट डिटेक्शन व एक्विजिशन सिस्टम है, जो रात में भी काम करता है और पहले शॉट के हिट होने की संभावना बढ़ाता है। दोनों देशों के लिए अंतिम अपग्रेड लेपर्ड 2 था। ग्रीस ने 170 लेपर्ड 2 A6 देश में बनाए और 183 A4 वेरिएंट्स जर्मनी से आयात किए। तुर्की ने 354 लेपर्ड 2 टैंक लिए, जो 21वीं सदी में देश के सबसे अधिक उपयोग किए गए मुख्य युद्धक टैंक बन गए। अब आखिरकार आल्टे पर आते हैं, क्योंकि आप इसी वजह से यहाँ हैं। ग्रीस तुर्की टैंक बेड़े की प्रतिद्वंदिता लंबे समय से एक दूसरे पर यूएनओ रिवर्स कार्ड खेलने जैसा मामला रही है, पर आल्टे के साथ तुर्की के पास पहली बार ग्रीस से बेहतर तकनीक होगी। मौजूदा लेपर्ड 2 A4 टैंकों को A7 मानक में अपग्रेड करने के अलावा ग्रीस के पास कोई दीर्घकालिक टैंक अधिग्रहण योजना नहीं है, कम से कम ऐसी कोई योजना जिसके बारे में हमें जानकारी हो। जबकि तुर्की का दीर्घकालिक लक्ष्य कम से कम 1000 आल्टे मुख्य युद्धक टैंक रखना है, जिनमें से 250 का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। दीर्घकालिक योजना है कि नए टैंक के विकसित होने तक पुराने M48 और M60 टैंकों को अपग्रेड किया जाए। जैसे जैसे आल्टे टैंक का उत्पादन बढ़ेगा, तुर्की पुराने टैंकों को या तो बेचकर या उन्हें भंडारण में रखकर धीरे धीरे बाहर करना शुरू कर देगा। पुराने टैंकों के बारे में बात यह है कि भले ही उनकी कीमत अपेक्षाकृत कम हो, लेकिन जैसे जैसे टैंक पुराने होते जाते हैं, उनके रखरखाव में लगने वाले घंटों की संख्या बढ़ने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब नया टैंक बनाना आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद होता है, बजाय रख रखाव लागत में पैसा डालते रहने के। सभी हथियार प्लेटफॉर्म जैसे विमान, टैंक या पैदल सेना के हथियार एक समय विकास की चरम सीमा पर पहुंचते हैं। आप उन्हें दशकों तक अपग्रेड करते रह सकते हैं, लेकिन युद्ध क्षमता के नजरिए से एक समय ऐसा आता है जब पुराने डिजाइन को अपडेट करते रहने की बजाय नया टैंक विकसित करना ज्यादा प्रभावी होता है। ये विद्रोहियों से लड़ते समय इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, जिसमें तुर्की को काफी अनुभव है। विद्रोही बलों ने तुर्की और अमेरिका के खिलाफ बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट करने की क्षमता दिखाई है, जिसमें कम सुसज्जित बलों ने लेपर्ड 2 और एब्राम्स दोनों को नष्ट किया। फिर भी यह किसी पारंपरिक राज्य से राज्य युद्ध जैसा नहीं होता। आल्टे मुख्य युद्धक टैंक तुर्की को ग्रीस के खिलाफ बढ़त देगा अगर संघर्ष हुआ। हालांकि इसकी उपयोगिता पर सवाल उठते हैं, क्योंकि अब हम ड्रोन के युग में हैं और टैंक हवाई हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के समय यह साफ हुआ कि तुर्की प्रमुख ड्रोन नवप्रवर्तकों और निर्माताओं में है। अगर सब योजना के मुताबिक रही तो ALATA तुर्की का सबसे अधिक संख्या वाला मुख्य युद्धक टैंक बनेगा और इसे लेकर बना उत्साह पूरी तरह जायज है। आकार और शस्त्रास्त्र। आल्टे घरेलू डिजाइन और दक्षिण कोरिया द्वारा निर्मित और उपयोग किए जाने वाले प्रसिद्ध K2 ब्लैक पैंथर मुख्य युद्धक टैंक का एक संयोजन है। घरेलू विकास और विदेशी तकनीक हस्तांतरण की संयुक्त लागत $1 अरब से थोड़ी ही ज्यादा रही। क्योंकि यह $1 अरब है, तो इस मामले में थोड़ी सी ज्यादा का मतलब लगभग $40 मिलियन है और फिलहाल 2 अलग अलग वेरिएंट्स मौजूद हैं। T1 में कोरियाई इंजन ट्रांसमिशन है, जबकि T2 में घरेलू तुर्की इंजन ट्रांसमिशन है। दक्षिण कोरिया ने तुर्की को टैंक पार्ट्स देने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर सिस्टम्स, आर्मर, 120 मिमी गन और अन्य टैंक पार्ट्स के विकास में भी सहयोग किया। अल्टे का वजन 65 मीट्रिक टन है,
इसकी लंबाई 7.3 मीटर, चौड़ाई 3.9 मीटर और ऊंचाई 2.6 मीटर है, जिससे ये M1 एब्रांस से थोड़ा बड़ा और अमेरिकी टैंक के आधुनिक वेरिएंट्स जितना भारी है। हालांकि यह अपने बेस प्लेटफॉर्म कोरियाई के 2 से 10 मीट्रिक टन भारी है और इसमें बेहतर आर्मर है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अल्टे का मुख्य हथियार 120 मिमी स्मूथ बोर गन है, जो खुद क्रोम प्लेटेड स्टील से बनी है और हाई म्यूजल वेलोसिटी गोला बारूद दागने में सक्षम है। क्रोम प्लेटेड है, इसलिए चमकदार दिखता है। मुझे नहीं पता कि इसे क्रोम प्लेटेड क्यों किया गया है। मैं मानता हूं कि सिर्फ इसे चमकदार दिखाने के अलावा कोई और अच्छा कारण होगा। चलिए वापस वीडियो पर आते हैं। ये गन केदो की 120 मिमी गन पर आधारित है, लेकिन इसमें मैनुअल लोडिंग है, जबकि साउथ कोरियन वर्जन में ऑटोमेटिक लोडिंग होती है। दोनों मैकेनिज्म के फायदे नुकसान हैं। ऑटो लोडिंग गन बेहद स्पेशलाइज्ड होती हैं, शायद ही फेल हों, पर इनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ऑटो लोडिंग गन वाले टैंकों में एक आदमी कम चाहिए होता है, जिससे मैन पावर की कमी वाली सेनाओं को फायदा होता है, जबकि तुर्की को ऐसी समस्या नहीं है। ऑटो लोडिंग गन से रीलोड स्पीड भी बढ़ती है। टैंक हल्का होता है क्योंकि इसमें अतिरिक्त क्रूमैन की जरूरत नहीं होती। लोडिंग में गलती की संभावना कम होती है और सारा गोला बारूद एक जगह ऑटो लोडर से आसानी से मिलता है। इससे यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है, जो हर सेना चाहती है। ऑटो लोडिंग मैकेनिज्म का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे टैंक को चलाने की कुल लागत घटती है, क्योंकि एक व्यक्ति कम होता है जिसे ट्रेनिंग देनी है, खाना खिलाना है, वेतन देना है और आखिरकार एक व्यक्ति कम होता है जो हताहत हो सकता है, जो वाकई में बहुत जरूरी है अगर हम अंदर मौजूद लोगों को देखें, क्योंकि आखिरकार टैंक के अंदर के लोग ही उसकी सबसे कीमती संपत्ति होते हैं। मैनुअल लोडिंग सिस्टम टैंक डिजाइन में विविधता की गुंजाइश देता है, क्योंकि लोडर अन्य कार्य कर सकता है। वे टैंक की मरम्मत कर सकते हैं, टोही का काम कर सकते हैं, रेडियो चला सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं, क्रू के लिए खाना ला सकते हैं, गार्ड ड्यूटी कर सकते हैं, घायल सदस्य की जगह ले सकते हैं और मशीन गन से फायर सपोर्ट दे सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक कुशल मानव लोडर ऑटो लोडिंग मैकेनिज्म के लगभग जितना तेज हो सकता है, और गति का अंतर जरूरी नहीं कि बड़ा हो। अल्टा विशेष रूप से लगभग 6 120 मिलीमीटर राउंड प्रति मिनट की फायरिंग दर रखेगा। त्रुटि की संभावना को लेकर बहस होती रही है। हाँ, एक इंसान के द्वारा लोडिंग में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सैनिक बस फिर से लोड करने की कोशिश कर सकता है। ऑटो लोडिंग सिस्टम्स कम ही फेल होते हैं, लेकिन फेल होने पर यह बड़ी तकनीकी समस्या के कारण होता है और इसमें दोबारा करने का विकल्प नहीं होता। टैंक वर्कशॉप ले जाते हैं ताकि इंजीनियर समस्या ठीक कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए तुर्की ने मैनुअल लोडिंग सिस्टम को चुना, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह लंबे समय तक भरोसेमंद रहता है और लोडर की वजह से मैदान में अलग अलग कामों के लिए लचीलापन मिलता है। T3 टैंक वेरिएंट जो विकास में है, में ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम और बिना चालक का टर्रेट होगा। अल्ताई T2 वेरिएंट्स लेजर गाइडेड टैंक रोधी तानोक मिसाइलें दागेंगे, जो देश में ही रॉकेट साउंड द्वारा बनाई गई हैं और 6 किलोमीटर तक मार करती हैं। ये तुर्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑल्टा 80 GM इजराइल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लाहार्ट लेजर गाइडेड टैंक रोधी राउंड के बराबर है और इजराइल तुर्की का इस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। T1 वेरिएंट गाइडेड गोला बारूद नहीं दाग सकेगा। करीब से लड़ाई के लिए ये तोप आर्मर पियर्सिंग, फिन स्टेबलाइज्ड, डिस्कार्डिंग सबूट राउंड भी दाग सकती है, जो सुनने में काफी लंबा लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे डार्ट एम्यूनिशन भी कहा जाता है, जो ज्यादा आसान है। यह एक काइनेटिक गोला बारूद है जिसमें विस्फोटक नहीं होता और यह लक्ष्य को गतिज ऊर्जा से नष्ट करता है। सबोट राउंड टैंक कमांडरों की पसंदीदा टैंक रोधी विकल्प है। सबसे पहली बात, इनका वजन कम होता है और ये टैंक को हाई एक्सप्लोसिव राउंड्स की तुलना में ज्यादा भारी नहीं बनाते। दूसरी बात, इनमें HE राउंड्स की तुलना में ज्यादा बैठने की क्षमता होती है और अगर सही जगह पर लग जाए तो ये आसानी से एक टैंक या APC को एक ही बार में तबाह कर सकते हैं। कई पारंपरिक सोच वाले टैंक कमांडर HE राउंड्स पसंद करते हैं, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक इनकी तुलना में सबोट राउंड्स की गोलियां कवच से टकराकर उछलने की संभावना कम होती है। सबोटा राउंड्स की सबसे बड़ी कमी इनकी सिर्फ 3 किलोमीटर रेंज है, जो HE राउंड्स की रेंज से आधी है। सबोट राउंड्स भी पैदल सेना और कंक्रीट की संरचनाओं के खिलाफ ज्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। HV राउंड की विस्फोटक शक्ति इतनी होती है कि अगर वो पास में गिरे तो पूरी एक टीम को मार सकती है या फिर कुछ ही गोलियों में किसी घर या दूसरी संरचना को गिरा सकती है। सबबाट राउंड एक तेज और बड़ी गोली है जो तभी पूरी टीम को मार सकता है जब सभी पैदल सैनिक एक लाइन में खड़े हों और मरने का इंतजार कर रहे हों।
कंक्रीट संरचना तोड़ने के लिए ज्यादा सब्बा राउंड्स लगेंगे क्योंकि इनमें विस्फोटक शक्ति नहीं होती। ये दोनों राउंड्स M1 एब्रम्स में भी इस्तेमाल होते हैं। तुर्की पहले ही अन्य टैंकों में HE नेटो कारतूस इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए एक जैसे कारतूस रखना और उन्हें ALTE में भी उपलब्ध कराना समझदारी होगी। ALT कम से कम 40-120 मिलीमीटर राउंड्स ले जाएगा, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों। आल्टे में मुख्य तोप के साथ रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन भी होगा, जिसमें मशीन गन लगाई जा सकती है। ये या तो 762 मिमी या 127 मिमी कारतूस के लिए चेंबर किया गया है और 120 मिमी गन के बाएं तरफ एक 762 मिमी कोएक्सियल मशीन गन लगी हुई है। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हथियार प्रणालियां टैंक के अंदर से ही नियंत्रित की जाएंगी, जो एक बिल्कुल नई फायर कंट्रोल सिस्टम पर निर्भर होंगी, जिसे खास तौर पर ALTE के लिए डिजाइन किया गया है। ये टैंक कमांडर को 360 डिग्री पैनोरामिक दृश्य, स्वचालित लक्ष्य ट्रैकिंग, थर्मल साइट्स, रात में उपयोगी और लेजर रेंज फाइंडर देगा। इसके साथ अल्ताई किसी भी अन्य आधुनिक चौथी पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक जितना ही सुसज्जित है और ये तेज गति से चल रहे लक्ष्यों को भी पहले ही प्रयास में सटीकता से मार गिराने में सक्षम होगा। आर्मर, जीवित रहने की क्षमता और प्रणोदन। अल्ते का विकास काफी समय से चल रहा है। शुरुआती अनुबंध 2008 में साइन हुआ था। तुर्की मीडिया ने एक दशक तक सिर्फ छोटी जानकारी दी, ठोस जानकारी बाद में आई। आज हम जानते हैं कि अल्ते के दो वेरिएंट्स हैं, T1 और T2। मूल रूप से T1 को मुख्य वेरिएंट माना गया था, लेकिन इसमें कवच और प्रणोदन प्रणालियों से जुड़ी कई समस्याएं थीं। T1 वेरिएंट में शुरू में गोला बारूद रैक की सुरक्षा के लिए ब्लोआउट पैनल और सक्रिय सुरक्षा प्रणाली नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन चीजों को शामिल करने से जो टैंक की जीवित रहने की क्षमता को काफी बढ़ा देती हैं, विकास और उत्पादन में देरी होती। ये अस्वीकार्य था क्योंकि सरकार इसे प्रचार के लिए जल्द तैयार करना चाहती थी। ब्लोआउट पैनल आधुनिक पश्चिमी टैंकों की पैसिव सुरक्षा प्रणालियों का एक मुख्य हिस्सा है, जिनमें पहले बताए गए अब्राम्स और लेपर्ड डिजाइन भी शामिल हैं। ये पैनल विस्फोटक गोले के फटने की ताकत को गोला बारूद डिब्बे और चालक दल के क्षेत्र से दूर मोड़ देते हैं, जिससे चालक दल और टैंक की जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। इन्हें आमतौर पर गोला बारूद डिब्बों के ऊपर लगाया जाता है, जो आधुनिक टैंकों में चालक दल से अलग रहते हैं, ताकि जीवित रहने की संभावना बढ़े, क्योंकि गोला बारूद टैंक का सबसे खतरनाक और सबसे कमजोर हिस्सा होता है। अगर गोला बारूद भंडारण पर गोला लग जाए तो पूरा टैंक उड़ सकता है, जो बहुत बुरा है। उदाहरण के लिए लेपर्ड 2 में 2 गोला बारूद डिब्बे हैं, एक में 27 और दूसरे में 15 गोले होते हैं, जिसमें 15 गोलों वाला डिब्बा एक ब्लोआउट पैनल से ढका रहता है। दिलचस्प है कि टैंक के डिजाइन में यह कमजोरी तुर्की ने खोजी थी। ISIS ने लेपर्ड 2 के बिना सुरक्षा वाले 27 गोलों के डिब्बे पर एंटी टैंक गोला दागा, जिससे इतने द्वितीयक विस्फोट हुए कि टर्रेट उड़ गया। ये सब जानने के बाद आप सोचेंगे कि तुर्की ब्लोआउट पैनल्स के महत्व को जरूर समझेगा, है ना? शुरू में वे सिर्फ उत्पादन तेज करने के लिए वह हिस्सा छोड़ना चाहते थे। ऐसा लगता है किसी समझदार ने बड़ा लाल बटन दबाया और कहा, हम 21वीं सदी के टैंक को ब्लोआउट पैनल्स के बिना तैनात नहीं कर सकते। तुम जितना भी जोर लगाओ, वही पुरानी प्रचार सरकार। तुर्की कंपनी रॉकेटसान ने K2 की कोरियाई स्पेशल आर्मर प्लेट का खुद का वर्जन ब्लोआउट पैनल्स के साथ विकसित कर ALTE पर लगाया। कहानी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के आइडिया से काफी मिलती जुलती है। शुरुआत में ALTE को एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के बिना बनाने की योजना थी, लेकिन किसी ने इसकी बेवकूफी बताई और इंजीनियरों से बदलाव करवाए। अब लगभग सभी सैन्य बल APS के बिना टैंक नहीं चलाते, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। ये वाहन को एंटी आर्मर हथियारों से छुपाता, मिसाइल गाइडेंस बाधित करता और काउंटर मेजर्स अपनाता है। आल्टे का APS एकर है। इसे असल सन एक तुर्की कंपनी द्वारा विकसित किया गया था और ये सभी प्रकार के खतरों के खिलाफ सभी पर्यावरणीय परिस्थितियों में 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है। इसे दुनिया के बेहतरीन APS में से एक प्रथम श्रेणी का APS माना जाता है और इसके अंतिम रूप से जुड़ने के बाद ALTE की बख्तरबंदी K2 से बेहतर हो गई। यही कारण है कि इसका वजन 10 टन ज्यादा है। तुर्की ने MTU सॉल्यूशंस का 1500 हॉर्स पावर इंजन और RENK की ट्रांसमिशन लेने की सोची थी, लेकिन 2018 में यह सौदा विफल हो गया। जर्मनी को तुर्की द्वारा कुर्दों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर लंबे समय से समस्या थी और जब तुर्की ने सीरिया में गहराई से दखल दिया और कुर्द संघर्ष को फिर से भड़का दिया,
तो जर्मनी ने MTU इंजनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। तुर्की को MTU इंजन और रेन के ट्रांसमिशन के सिर्फ 5 पावर पैक मिले। फिर उसे नया आपूर्तिकर्ता ढूंढना पड़ा। मित्सुबिशी अगला विकल्प था अपने पावर पैक के साथ, जो जापानी टाइप 10 मुख्य युद्धक टैंक में इस्तेमाल होने वाले पावर पैक के समान होता। हालांकि जापान के पास तब भी और अब भी बहुत सख्त रक्षा निर्यात कानून है और एक समझौता नहीं हो सका। तुर्की के लिए यह ऐसी स्थिति थी जिसमें सबको एक साथ जुटना पड़ा, क्योंकि ALTE पूरी तरह से बंद हो चुका था और विकास में रुकावट न सिर्फ टैंक परियोजना में देरी थी, बल्कि सरकार के लिए बड़ा PR झटका भी था। टुमासन, एक प्रसिद्ध ट्रैक्टर इंजन कंपनी, ऑस्ट्रिया की AVL लिस्ट के साथ अल्टे के लिए पावर पैक बना रही थी। 2016 में तुर्की में असफल तख्तापलट के बाद ऑस्ट्रिया ने निर्यात लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाया और तुर्की को तुमासन के साथ अनुबंध रद्द करना पड़ा। टैंक के लिए पावर पैक हासिल करने की 3 असफल कोशिशों के बाद तुर्की को 2021 तक इंतजार करना पड़ा, जब तक कि BMC, जो एक तुर्की कार निर्माता है, ने HD के साथ समझौता नहीं कर लिया। Hyundai इंफ्राकॉर्प्स, पहले डूसन इंफ्राकर, ने S&T डायनामिक्स से दक्षिण कोरियाई इंजन और ट्रांसमिशन के लिए समझौता किया। सब कुछ जटिल है ना? लेकिन उन्हें इंजन मिल रहा है। 1500 हॉर्स पावर का इंजन सड़क पर 65 किलोमीटर या 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार और ऑफ-रोड पर 45 किलोमीटर या 28 मील प्रति घंटे की रफ्तार की गारंटी देता है, जो कि K2 ब्लैक पैंथर से बस थोड़ा सा धीमा है। T2 अल्टेस हालांकि लगभग समान क्षमता वाले BMC के पावर पैक इंजन से लैस होगा। 2025 के अंत में ये नए इंजन फैक्ट्री क्वालिटी चेक पास कर चुके हैं, जिससे तुर्की अब बिना विदेशी लाइसेंस के अपने टैंक पूरी तरह स्वदेशी बना सकता है, जबकि पहले Hyundai इंजनों के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत होती थी, जो राजनीतिक प्रतिबंधों से जुड़ी थी। सस्पेंशन सिस्टम को विशेष रूप से हाई स्पीड मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि ALTE के लिए अचानक ब्रेक लगाने और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से बचने के लिए तेज गति पर मैन्यूवर करना बेहद जरूरी था। ये क्षमता दक्षिण कोरिया के तकनीकी सहयोग का नतीजा है, क्योंकि ALTE में Hyundai की इन-आर्म सस्पेंशन यूनिट लगी है, जो टैंक की ट्रैक टेंशन को रियल टाइम में खुद एडजस्ट करती है। जल प्रतिरोध अल्टा की एक और दिलचस्प क्षमता है, या कम से कम ऐसा दावा किया जाता है। ये जाहिर तौर पर अधिकतम 4 मीटर या 13 फीट की गहराई में डूबे होने पर भी चलने में सक्षम होगा। अल्टा के पास ब्लैक पैंथर और लेपर्ड 2 जैसी उभयचर क्षमताएं हैं, जो इसे शानदार बनाती हैं। ब्लैक पैंथर और लियोपार्ड की जलीय इलाकों को पार करने की क्षमता दुर्लभ है। हालांकि टैंकों की दुनिया में यह अनोखी नहीं है, यह थोड़ा अजीब भी है, क्योंकि दोनों टैंकों का नाम बिल्लियों के नाम पर रखा गया है, जिन्हें आमतौर पर पानी पसंद नहीं होता। ब्लैक पैंथर में एक सील्ड एयर सर्कुलेशन और स्नॉर्कल सिस्टम है, जो इंसानों के स्नॉर्कल की तरह काम करता है। हालांकि ये साफ नहीं है कि अल्टे जलमार्ग कैसे पार करेगा, लेकिन संभव है इसमें स्नॉर्कल का उपयोग होगा, क्योंकि इसका डिजाइन ब्लैक पैंथर और लियोपार्ड 1 और 2 से प्रेरित है। इसी के साथ अल्टे पूरा होता है, कम से कम T1 और T2 वेरिएंट्स के लिए, लेकिन वहां तक पहुंचना वाकई एक लंबा सफर था। विकास और प्रदर्शन परीक्षण पूरी सैन्य इतिहास में रक्षा तकनीक आयात करने के बाद उसे स्थानीय रूप से विकसित करना हर देश के लिए बड़ी चुनौती होती है। तुर्की ने TCG अनादोलू अपना पहला नौसैनिक कैरियर बनाते समय कई चुनौतियों का सामना किया, और यही भारत व उसके कैरियर बेड़े के लिए भी लागू होता है, जिन्हें हमने मेगा प्रोजेक्ट्स में कवर किया है। ALTE के मामले में भी कहानी अलग नहीं है। हालांकि ALTE को 2015 और 2017 के बीच सेवा में आना था, लेकिन तुर्की थल सेना को 2016 में ही इसके पहले 4 प्रोटोटाइप मिले। इनमें एक मोबिलिटी टेस्ट रिग, फायर पावर टेस्ट रिग और 2 पायलट व्हीकल ALTE थे, लेकिन 2023 तक उन्हें पहले 2 T1 ALTE मिलने का इंतजार करना पड़ा, जिन्हें पूरी तरह मुख्य युद्धक टैंक के रूप में जांचा जा सकता था। हालांकि वे पहले प्रोटोटाइप अब तक विभिन्न परीक्षणों के दौरान 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी सफलतापूर्वक तय कर चुके हैं। ALTE के विकास में मुख्य कठिनाई पावर पैक की समस्या थी, क्योंकि तुर्की को जर्मन इंजन और ट्रांसमिशन का विकल्प खोजने में 3 साल लगे। 2018 में डेवलपर्स भी बदले गए। तुर्की रक्षा उद्योग प्रेसिडेंसी ने ओटाकार, जो एक तुर्की बस और सैन्य निर्माता है और जिसने शुरुआती डिजाइन और पहले प्रोटोटाइप बनाए थे, उसे BMC से बदल दिया, जिसे फिर ओटाकार के डिजाइन में सुधार करना पड़ा। पुनः डिजाइन के चलते 2023 में परीक्षण के लिए मिले 2 T1 ALTE को नए अल्टेस कहा गया, और वे अक्टूबर 2025 के अंत में
सेवा में शामिल हुए। ये टैंक और इसके T1 वेरिएंट्स कई सालों से टेस्ट में हैं और रिकॉर्डिंग तक सिर्फ 5 T1 वेरिएंट्स डिलीवर हुए हैं। धीमी उत्पादन दर के बावजूद, जो कि एर्दोगान के अनुसार केवल उपलब्ध फैक्ट्री स्पेस की कमी के कारण है, अब तक हुए परीक्षण काफी आशाजनक रहे हैं। ऑल्टे ने TCG अनादोलू के साथ पूरी अनुकूलता दिखाई, जिससे इसे नौसैनिक आक्रमण में उपयोग किया जा सकता है। 200 से अधिक फायरिंग परीक्षण सफल रहे, पत्रकारों ने बेहतरीन परिणाम बताए। मोबिलिटी व एंड्योरेंस के लिए ALTE को विभिन्न मौसम व इलाकों में हजारों किमी तक कड़ी जांच से गुजारा गया। रिपोर्टों के मुताबिक OLTE सफल परियोजना बनने वाली है। और ये बात इसलिए चौंकाने वाली लगती है क्योंकि अगर आप कुछ साल पहले इंटरनेट विशेषज्ञों की टिप्पणियां देखें तो हर कोई मान रहा था कि इस परियोजना को रद्द कर दिया जाएगा। तुर्की स्थानीय रक्षा परियोजनाओं में देरी के लिए जाना जाता है और इंजन की समस्या इतनी लंबी चली कि सबको लगा ALTE खत्म हो जाएगा। हालांकि वर्तमान स्थिति में तुर्की आखिरकार सुरंग के अंत तक पहुंच गया है, क्योंकि अब उसके पास अपनी खुद की फैक्ट्रियां हैं जो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से ALTE का निर्माण करने में सक्षम हैं। और ऐसा लगता है कि साल में 8 टैंक बनाने की क्षमता भी है। उत्पादन, भविष्य के मॉडल और निर्यात। साल में 8 टैंक बनाना महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ यथार्थवादी भी है और खरीदारी योजनाओं के अनुसार है। 2018 में तुर्की की योजना अल्ताई टैंक के उत्पादन के लिए 40 T1 वेरिएंट और 210 T2 वेरिएंट बनाने की थी, जिससे कुल मिलाकर 250 अल्ताई टैंक बनते। इसी समय T3 का विकास शुरू होता, जो दोनों मौजूदा वेरिएंट से अधिक उन्नत होता। अनुभव और परीक्षण के आधार पर 750 और अल्ताई टैंकों का ऑर्डर दिया जाता, जिससे कुल 1000 टैंकों का बेड़ा बनता। इसके साथ ही अल्ताई तुर्की की मुख्य युद्धक टैंक बेड़े की सबसे बड़ी ताकत बन जाता। हालांकि 2025 की शुरुआत में नई उत्पादन समय सारणी घोषित हुई थी। इस समय सारणी के अनुसार तुर्की 2028 से पहले T2 वेरिएंट्स का उत्पादन नहीं करेगा और तब तक सिर्फ 165 T2 बनाएगा। तब तक 85 T1 के उत्पादन की योजना थी, जिसमें हर साल कोटा बढ़ता, क्योंकि उत्पादन स्वचालित हो रहा था। इसका कारण अल्ताई का आकार है। तुर्की अल्ताई के डिजाइन पर आधारित बख्तरबंद रिकवरी वाहन और बख्तरबंद इंजीनियरिंग वाहन विकसित करने की योजना बना रहा है। रिकॉर्डिंग के समय तुर्की बख्तरबंद रिकवरी और इंजीनियरिंग वाहन M48, M60 और लेपर्ड एक टैंक चेसिस पर संचालित करता है। अल्ताई बहुत बड़ा और भारी होने के कारण सहायक टैंक इसे मुश्किल से खींच पाते हैं। T2 का उत्पादन और T3 वेरिएंट का विकास पीछे रखना पड़ा, ताकि सहायक वाहनों के लिए जगह मिल सके, जो कई बार मुख्य युद्धक टैंकों जितने महत्वपूर्ण होते हैं। T3 की बात करें तो ऐसा लगता है कि इस वेरिएंट में एक बिना चालक दल वाली टर्रेट और केवल 3 लोगों का दल होगा। अभी सिर्फ 2 टैंक हैं जिनमें बिना चालक दल की टर्रेट है, रूसी T14 आर्माटा और जर्मन KF-50AQ जो पैंथर का वेरिएंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बिना चालक दल वाली टर्रेट के साथ M1E3 एब्राम्स पेश की है, जिसकी जानकारी हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स वीडियो में मिल सकती है। बेशक इस वीडियो के बाद बिना चालक दल वाली टैंक टरेट्स को टैंक युद्ध का भविष्य माना जाता है। हालांकि इनके साथ कुछ कमियां भी आती हैं, लेकिन इससे आल्टे को दुनिया के सबसे विकसित टैंकों में शामिल कर दिया जाएगा। T3 में टर्रेट के अलावा मानव रहित हवाई प्रणालियों के साथ उन्नत समन्वय और कम से कम एक अतिरिक्त रिमोट कंट्रोल हथियार प्रणाली होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आल्टे का भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है। सड़क काफी उबड़ खाबड़ थी, लेकिन तुर्की में रक्षा परियोजनाओं का सफर अक्सर ऐसा ही होता है। तुर्की ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपना पहला स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक विकसित कर उसकी उत्पादन क्षमता भी पाई, जिससे अब वह दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। कतर ने 2019 में 100 अल्ताई टैंक ऑर्डर किए, जबकि पाकिस्तान 2016 से रुचि दिखा रहा था, लेकिन T1 अल्ताई की 13.75 मिलियन कीमत के कारण उसने शायद विचार छोड़ दिया। अजरबैजान और कोलंबिया ने जब से इस टैंक की घोषणा हुई थी तब से इसमें रुचि दिखाई है। हालांकि फिलहाल कोलंबिया के पास और भी बड़े मुद्दे हैं या तानाशाहों को बदलने की जरूरत है, इसलिए उनके द्वारा कोई खरीदारी किए जाने की संभावना कम है। कतर के बाद टैंकों के सौदे के सबसे करीब सऊदी अरब है। तुर्की 2025 से सऊदी अरब के साथ $6 अरब के अनुबंध पर बातचीत कर रहा है, जिसमें युद्धपोत, मिसाइलें और अल्ताए शामिल हैं। इसलिए तुर्की उन चुनिंदा देशों के खास क्लब में शामिल हो रहा है जो घरेलू स्तर पर आधुनिक मुख्य युद्धक टैंक डिजाइन और तैयार करने में सक्षम हैं। इस क्लब में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी,
जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। उत्तर कोरिया और भारत भी घरेलू उत्पादन में सक्षम हैं, पर उनके डिजाइन थोड़े कमजोर हैं। ये न केवल तुर्की रक्षा क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि ये एक अहम वित्तीय स्रोत भी है। ड्रोन विकास और उत्पादन से तुर्की कई देशों का स्थापित रक्षा आपूर्तिकर्ता बन चुका है और ALTE टैंक का निर्यात देश के रक्षा बजट को बढ़ावा देगा। रिकॉर्डिंग के समय ALTE की संख्या कम है और इसका सैन्य अभ्यास या वास्तविक संघर्ष में परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा संकेतों को देखकर कहा जा सकता है कि इसे बनाने के लिए सैकड़ों मुश्किलों से गुजरना पूरी तरह सार्थक रहा। देखने के लिए धन्यवाद।